बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीएस मैथ सेमेस्टर थर्ड सब्जेक्ट हमारे पास है जी मैकेनिक्स, और कोर्स कोड हमारे पास है 251, जिसका आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक आपके पास है लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टडिंग अबाउट लीनियर मोमेंटम, we have some basics about this topic, and which is collision. collision आपके पास क्या होता है? collision को आम जुबान में हम टकराव कहते हैं। when two bodies or a particle interact with each other in a system, then we say that collision is occurring. क्या मतलब इस चीज़ का? इनके जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं और कोलाइड करने के बाद वो अपनी एनर्जी को एक दूसरे से ट्रांसफ़र करते हैं, या अपने मोमेंटम को एक दूसरे से ट्रांसफ़र करते हैं, या अपनी काइनेटिक एनर्जी को वो ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर करते हैं, तो इस तरह का जो सिस्टम होगा उसको हम नाम देंगे कोलिजन का नाम देंगे, या हम उसको टकराव का नाम देंगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे हेडिंग है जी कंप्रेशन टाइम। आपके पास क्या होता है? The time during which two bodies remain in contact is known as compression time। यानी कि वो जो कोलिजन का टाइम है वो कितनी देर का टाइम था, कितने देर के लिए आपस में दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती रही हैं, और इस टाइम को हम नाम देते हैं कंप्रेशन टाइम। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन। अब हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या होता है? हेड ऑन कोलिजन का मतलब आपके पास ये है कि आपके पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक आपके पास ये ऑब्जेक्ट है और एक आपके पास ये वाला ऑब्जेक्ट है, और ये इनके सेंटर्स हैं। एक ये सेंटर है और एक आपके पास इसका ये सेंटर है। अब एक मैं नॉर्मल लाइन ड्रा करता हूँ, और वो नॉर्मल लाइन इन दोनों के सेंटर्स में से पास करती है। बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन वो जो नॉर्मल लाइन है वो इन दोनों के सेंटर्स में से पास करती है। यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट 1 है और ऑब्जेक्ट 2 है, इन दोनों के सेंटर्स में से वो नॉर्मल लाइन पास कर जाए, तो इस तरह का जो कोलिजन होगा उसको हम नाम देंगे हेड ऑन कोलिजन का। कंसिडर अ कोलिजन ऑफ टू स्फेरिकल बॉडीज। स्फेरिकल बॉडीज का मतलब ये है कि वो सर्कल की फॉर्म में है, और ऑब्जेक्ट इफ द नॉर्मल ड्रॉन टू दीज ऑब्जेक्ट एंड पास थ्रू देयर सेंटर। यानी कि हम एक नॉर्मल लाइन ड्रा करते हैं और वो जो नॉर्मल लाइन है वो इन दोनों के सेंटर में से क्या कर रही है? पास कर रही है। तो इस तरह का जो कोलिजन आपके पास होगा उस कोलिजन को हम नाम देंगे हेड ऑन कोलिजन का नाम देंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। जो टकराव है उसकी, या जो कोलिजन है उसकी आपके पास दो टाइप्स हैं। नंबर 1 इलास्टिक कोलिजन एंड नंबर 2 इनइलास्टिक कोलिजन। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट इलास्टिक कोलिजन। द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। यानी कि ऐसा कोलिजन जिसमें आपके पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का फार्मूला आपके पास होता है जी P इज इक्वल्स टू एम वी। P इक्वल एम वी, यानी कि ऐसा कोलिजन जिसमें आपके पास काइनेटिक एनर्जी यानी कि 1/2 एम वी स्केयर, और आपके पास जो मोमेंटम है P इज इक्वल टू एम वी, ये दोनों आपके पास क्या है जी? कांस्टेंट रहे हैं। तो इस तरह का जो कोलिजन आपके पास होगा उसको हम नाम देते हैं इलास्टिक कोलिजन का। तो इलास्टिक कोलिजन की यहाँ पे आप एग्जांपल देख लें जी। कंसीडर द कोलिजन ऑफ टू रबर बॉल्स। यानी कि आपके पास यहाँ पे टू रबर बॉल्स हैं। व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर, यानी कि जब वो कोलाइड करती हैं, दे एक्सर्ट अ स्ट्रेस। स्ट्रेस मींस फोर्स, कि जब वो आपस में कोलाइड करती हैं और वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती हैं, ड्यू टू विच स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड। स्ट्रेन का मतलब ये है कि उनमें डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा, या उनकी जो शेप होगी उसमें चेंज आएगा। इज प्रोड्यूस्ड इन देम, यानी कि जब तक आप फोर्स को अप्लाई करके रखोगे तब तक उनमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, यानी कि तब तक वो आपकी जो बॉडीज हैं वो डिफॉर्मेशन रहेंगी। आफ्टर द कंप्रेशन टाइम बोथ बॉल रिसीड फ्रॉम ईच अदर एंड स्ट्रेन इज रिमूव। अब क्या हुआ कि आपने जो है कंप्रेशन टाइम पूरा हुआ, कंप्रेशन टाइम के बाद जब वो बॉडीज एक दूसरे से अलग होंगे तो वो दोबारा अपनी उसी असली हालत में या ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे, या वो दोबारा अपनी शेप को रिटेन कर लेंगे या रिगेन कर लेंगे। तो इस तरह का जो कोलिजन आपके पास होगा उसको हम नाम देते हैं इलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं। सो देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपके पास जो इलास्टिक कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन में आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसमें लॉस नहीं आएगा, एंड सच अ कोलिजन इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन। तो इस तरह का जो कोलिजन होगा उसको हम नाम देंगे इलास्टिक कोलिजन का नाम देंगे। नेक्स्ट आपके पास है इनइलास्टिक कोलिजन। द कोलिजन इन विच
द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इज नोन एज इनइलास्टिक फ्लूइड। यानी कि ऐसा फ्लूइड जिसमें आपके पास जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो आपके पास कंजर्व्ड ना रहे, यानी कि वो कांस्टेंट ना रहे, तो इसका मतलब इस तरह का जो फ्लूइड होगा उसको हम नाम देंगे इनइलास्टिक फ्लूइड का नाम देंगे। मोस्ट ऑफ द फ्लूइड आर इनइलास्टिक बिकॉज देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा जी, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास, हमारी गैलेक्सी में, हमारे सराउंडिंग में जितने भी फ्लूइड हो रहे हैं, दे आर इनइलास्टिक फ्लूइड, क्योंकि जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं तो दे विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर। तो इसका मतलब ये कि दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। लेट्स सपोज कि यहाँ पर आपके पास एक बॉल है जो कि इन स्टेट ऑफ रेस्ट में था, और यहाँ पर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इस बॉल के साथ क्या कर रहा है, आके टकरा रहा है। यानी कि ये वाला जो बॉल था वो रेस्ट पे था, ये वाला जो बॉल है ये कहाँ पे, इन स्टेट ऑफ रेस्ट पे है। कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट आया या दूसरा बॉल आया, उसने इसके साथ कोलाइड किया, और कोलाइड करने के बाद क्या होगा, या तो ये वाला ऑब्जेक्ट अपना मूव करना शुरू कर देगा, या फिर ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब ये कि दोनों में जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें लॉस आया है, यानी कि जो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरह का जो फ्लूइड होगा उसको फिर हम नाम देंगे इन इलास्टिक फ्लूइड का नाम देंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, इन दिस केस ऑफ प्लास्टिक बॉडीज इन विच परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें आपका जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर हो, यानी कि जब एक दफ़ा उनका जो शेप है वो चेंज हो गया तो दोबारा उनको हम अपनी असली हालत में नहीं आ सकते, विल बी इन इलास्टिक बिकॉज देयर इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह का जो फ्लूइड होगा उसको हम नाम देंगे इन इलास्टिक फ्लूइड, क्योंकि वहाँ पर जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो आपका हो जाएगा, यानी कि दोबारा वो जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसको हम अपनी असली हालत में या ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते। नेक्स्ट आपके पास है मोमेंटम एंड इम्पल्स, आपस में क्या होता है। मोमेंटम आपके पास होता है P इज इक्वल टू mv, और I आपके पास होता है F क्रॉस t। यहाँ पे मैं दोनों के फार्मूलाज को भी मेंशन कर देता हूँ। P आपके पास होता है P इज इक्वल टू mv, यानी कि मैस मल्टीप्लाइड टाइम, और इम्पल्स आपके पास होता है I इज इक्वल टू F क्रॉस t, I इज इक्वल टू F क्रॉस t। मोमेंटम का मतलब यहाँ पे ये होता है कि व्हेन अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो इस तरह का जो प्रोडक्ट होगा, इनका जो मल्टीपल होगा, उसको हम नाम देंगे इम्पल्स का नाम देंगे। सो ड्यूरिंग द फ्लूएड, टू डिस्क्राइब द फाइनल मोमेंटम ऑफ अ फ्लूएड बॉडी वी हैव टू यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा जी, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है उसमें कितना चेंज आया है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम यहाँ पे दो लॉज यूज करते हैं, विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टू डिस्क्राइब द फाइनल मोशन ऑफ अ कोलाइडिंग बॉडीज वी मस्ट नो देयर इनिशियल मोशन, यानी कि अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल मोशन के बारे में बताना है तो सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि वो जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, या उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितना है। लेट्स सपोज कि अगर यहाँ पर आपके पास एक बॉल है जो कि जिसका मैस आपके पास है जी m1, और उसकी जो वेलोसिटी आपके पास है वो आपके पास है जी v1, ये दोनों चीज़ें हमें पहले से मालूम है। तो अगर हमने इसका मोमेंटम कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, p इज इक्वल्स टू mv यूज़ करेंगे। तो m की जगह पे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा m1, और v की जगह पे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, v1 आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास कोई और ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, और वो यानी कि यहाँ पर आपके पास कोई एक सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसका आपको मैस तो पता है, लेकिन आप लोगों ने उसकी जो वेलोसिटी है v2 वो आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम बिफोर क्लूजन एंड मोमेंटम आफ्टर क्लूजन आपके पास क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, m1 v1 विच इज इक्वल्स टू m2 v2। तो यहाँ से हम v2 की वैल्यू बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल इज डैट कि यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, m1 v1 ओवर m2, और यहाँ से हम जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी हम वेलोसिटी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो और अगर आपने यहाँ पर टाइम निकालना हो, तो अगर आपके पास जो टाइम है, जो बिफोर क्लूजन आपके पास टाइम है जी t1, और आफ्टर क्लूजन आपके पास टाइम है जी t2, और चेंज इन टाइम आपके पास आ जाएगा t2 माइनस t1।
वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द फोर्स विच एक्ट ड्यूरिंग द कोलिजन। अब हमें ये नहीं पता कि जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही हैं तो वह कितनी फोर्स के साथ कोलाइड कर रही हैं। वी अज्यूम दैट फोर्सेस आर जीरो, तो फिर हम वहाँ पे क्या करेंगे, हम ये सपोज कर लेंगे या हम ये लेट कर लेंगे कि वहाँ पर जो फोर्स है वो कितनी है, जीरो है। बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम। अब न्यूटन सेकंड लॉ आपके पास क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए आपके पास होता है, और उसकी जो इन द टर्म ऑफ मोमेंटम आपके पास हो जाएगा एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी, वेयर पी इज द मोमेंटम और पी आपके पास होता है एम वी के बराबर। यहाँ से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डी पी इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और जब उसको हम इंटीग्रेट करवा लेंगे तो आपके पास डी पी क्या आ जाएगा, पी आई टू पी एफ, यानी कि इनिशियल मोमेंटम टू द फाइनल मोमेंटम, एंड टाइम आपके पास आ जाएगा टी वन टू द टी टू आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे जब इसको हम इंटीग्रेट करवाएंगे तो फाइनल इक्वेशन आपके पास बनेगी, दिस इज डी पी विच इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। और यहाँ पे जो एफ ये वाला शो कर रहा है, दिस एफ इज द एवरेज फोर्स। क्या है जी, ये एवरेज फोर्स, दिस शोज द एवरेज फोर्स। यहाँ पे ये जो आपको इस तरह के जो साइन नजर आ रहे हैं, ये जो साइन आपके पास है ये शो करते हैं एवरेज को। क्या शो करते हैं जी, ये एवरेज को शो करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास फोर्स का एवरेज आ जाएगा और इनटू टाइम आ जाएगा। और फार्मूला आपके पास इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है जी, इम्पल्स का फार्मूला आपके पास होता है एफ मल्टीप्लाइड बाय टी, यानी कि फोर्स इनटू टाइम। तो इसका मतलब ये कि फिर यहाँ पर इसको हम रिप्लेस करवा सकते हैं विद आई। तो डेल्टा पी आपके पास क्या आ जाएगा, वो आई के बराबर आ जाएगा, एंड आई इज द इम्पल्स। और इम्पल्स आपके पास क्या होता है कि व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो जो फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा दिस इज नोन एज इम्पल्स। तो इम्पल्सिव फोर्स आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, इम्पल्सिव फोर्स is a force that act for a very short interval of time during the collision। यानी कि इम्पल्सिव फोर्स आपके पास वो फोर्स होगा जो कि जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा लेकिन उसका जो टाइम पीरियड होगा वो बहुत स्मॉल होगा। सो तो पी एफ माइनस पी ए यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम आपके पास आ जाएगा एफ इंटू टी डी टी। दिस इक्वेशन इज नोन एज मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम, यानी कि ये जो इक्वेशन आपके पास बन गई है सारी की सारी, this equation is known as momentum impulse theorem which is similar to the work energy theorem। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक ग्राफ बताया गया कि नाउ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द फोर्स एंड टाइम। यहाँ पे टाइम को हम ले रहे हैं जी अलोंग द एक्स एक्सिस और फोर्स को हम ले रहे हैं अलोंग द वाई एक्सिस। द एरिया अंडर द ग्राफ विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड रीजन डिस्क्राइब द एवरेज इम्पल्सिव फोर्स, यानी कि ये जो आपके पास जो शेडेड एरिया है ये आपके पास शो कर रहा है एवरेज इम्पल्सिव फोर्स को, कि कितना एवरेज फोर्स हमने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या उस बॉडी के ऊपर अप्लाई किया है। और ये जो रेक्टेंगल आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ये जो रेक्टेंगल बनी हुई है, दिस रेक्टेंगल विल रिप्रेजेंट्स द टाइम पीरियड, कि कितने टाइम के लिए हमने फोर्स को अप्लाई किया। अब जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ रहा है जो फोर्स है उसका ग्राफ भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये अगर इसका हम एवरेज निकालें तो आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।